आसमान पर काली घटाएं छाई थीं। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे बेताब मेघ गाजे बाजे के साथ वसुंधरा से मिलने आ रहे हों। शीतल मंद बयार ने वातावरण और भी खुशनुमा बना दिया था। भीषण गर्मी से परेशान लोग जो घरों में दुबके थे, वे इस मिलन के साक्षी बनने के लिए बाहर निकल आए थे। रमन भी अपने ऑफिस के कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर की चहल पहल का आनंद ले रहा था। उसके ऑफिस के सामने सरल एकेडमी की बिल्डिंग थी, जिसमें 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पीसीएम की क्लासेस लगती थी। बीच में पार्किंग थी जिसमें 2-3 ठेले वाले पाव भाजी, पानी पूरी आदि बेचते थे और कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थियों के व्हीकल्स खड़े रहते थे। रमन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। कहाँ खोए हो? वीरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ा। अरे यार, तुम कब आए? 5 मिनट हो गए, लेकिन तुम इतना खोए थे कि मेरी आहट सुन ही नहीं पाए। पाव भाजी, पनीर टिक्का और पानी पूरी खाते हुए इन पढ़ने वालों की यह बात बेबाक खिलखिलाहट मुझे अंदर तक गुदगुदा जाती है। मैं भी अपने पुराने दिनों में खो जाता हूँ। बैठो, क्या लोगे? चाय या कॉफी? इतना बढ़िया मौसम है और तुम चाय या कॉफी पिलाओगे? कुछ और इंतजाम है तो बात करो। साले मरवाएगा क्या? तेरी भाभी मुझे खा जाएगी। शाम को घर पहुंचने पर 1-2 दिन दोस्तों के लिए खिंचाई भी करवा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ठहाका मारते हुए वीरेंद्र बोला। रमन ने फोन मिलाया और बोला, यार पंकज, एक बोतल विस्की दे जाओ, साथ में कुछ खाने का सामान भी ले आना। थोड़ी ही देर में पंकज विस्की देकर चला गया और दोनों दोस्त मौसम का आनंद लेने लगे। विस्की का सुरूर छाने लगा तो बात शराब से शबाब की होने लगी। वीरेंद्र का ध्यान बात करते करते खिड़की के पार चला गया। एकेडमी की सीढ़ियों से एक लड़की उतरी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कंधे तक झूलते खुले बाल लड़की को बहुत आकर्षक बना रहे थे। लड़की ने ब्लू जीन्स पर व्हाइट टॉप पहना हुआ था और हाथ में एक बड़ा बैग लिए थी। लड़की ने बैग से चाबी निकाली और एक्टिवा के पास आकर खड़ी हो गई। तभी उसके पीछे से आती हुई एक लड़की ने आवाज दी। दोनों कुछ बातें करने लगी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रमन और वीरेंद्र को उनकी बातें तो नहीं सुन रही थी, पर उनकी हंसी और चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वीरेंद्र के मन में दबी बात व्याकुल हो उठी। वह बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला, इस लड़की को जानते हो? रमन बोला, नहीं, यह प्रताप की बेटी अलका है। वही प्रताप जो बैंक में कैशियर लगा हुआ है। हाँ, पर तुम इसे कैसे जानते हो? यह ऐसी बात है जो मैंने पहले किसी को नहीं बताई। आज तुझसे साझा करता हूँ, लेकिन वादा करो तुम इसे किसी से नहीं कहोगे। रमन, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? फिर भी वादा करता हूँ। वीरेंद्र बोला, जब मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया था तो साल भर तो मैं हॉस्टल में रहा, परंतु हॉस्टल का खाना मुझे माफिक नहीं बैठ रहा था। पेट दर्द रहने लगा था तो मैंने प्रताप के घर कमरा किराए पर ले लिया। मेरा कमरा, एक छोटी किचन, टॉयलेट, बाथरूम फर्स्ट फ्लोर पर थे। उन दिनों अलका 3 वर्ष की थी। बहुत ही बातूनी और चंचल, सारा दिन घर में धमाल मचाए रखती थी। मुझे भी इसकी बाल सुलभ हरकतें बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी अक्सर इसके साथ खेलता रहता था। एक दिन जब मैं अपने कमरे पर बैठा हुआ था तो यह ऊपर आई और मेरी गोद में बैठ गई और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद इसने अपना नन्हा हाथ मेरे लिंग पर रख दिया। मुझे अजीब तो लगा, परंतु मैंने माना कि बच्ची से अनजाने में ही रखा गया होगा और मैं थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद उसे नीचे छोड़ आया। 4-5 दिन बाद वह मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे खिलौने का पैकेट पकड़ा दिया जिसमें सभी जानवर थे जो मैं उसके जन्मदिन पर लाया था। वह खुश होकर उनके साथ खेलने लगी। जैसे ही उसके सामने घोड़ा आया तो वह गंभीर हो गई और बोली, अंकल जी, पापा हर रोज रात को मम्मी को घोड़ा बनाते हैं। मैं अवाक था। मैंने उसका ध्यान दूसरे खेल में लगा दिया। वह मेरे पास आती और खेल कर चली जाती। 2-3 महीने बाद एक घटना घटी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या हुआ था? अलका ऊपर आई और अपनी चड्डी नीचे की और शरीर का पिछला हिस्सा मेरी तरफ करके झुक गई और बोली, अंकल कर दो ना। मैं सन्न रह गया। मैंने पूछा, बेटा यह बात आपने कहाँ से सीखी?
बच्ची बोली, मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं। वह फिर बोली, प्लीज कर दो ना। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैंने बच्ची की योनि पर हाथ रख दिया और तुरंत ही अपराध बोध से मैं कांप उठा। मैंने तुरंत बच्ची को नीचे भेज दिया। मेरा शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। बच्ची के माता पिता को कुछ भी बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे लगा कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। मैं वहां से दोस्त के पास हॉस्टल चला गया और 4-5 दिन बाद ही मैंने वह घर बदल लिया और एक वृद्ध दंपत्ति के पास पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा। यह लड़की काफी बड़ी हो चुकी है। जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे मन में कई बार ख्याल आता है, क्या इसे यह सब याद होगा? वीरेंद्र ने रमन से पूछा। अवश्य याद होगा। हालांकि उस वक्त बच्चे को सेक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, परंतु ऐसी घटनाएं और ऐसे दृश्य बच्चे के अवचेतन मन में सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। चाहे वह किसी से जिक्र ना करें, लेकिन मन में ग्रंथि बनकर हमेशा उन्हें कुंठित करते हैं। माता पिता समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, किंतु बच्चे जिज्ञासा स्वरूप नकल करते हैं। कई बार गलत लोग बच्चों के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे पथभ्रष्ट भी कर देते हैं। परंतु तुम्हारे मन में क्यों उत्सुकता है जानने की? मेरा मन कहता है कि उस वक्त मैंने जो किया सही किया, परंतु आज अगर मुझे यह फंसे तो मैं अवसर नहीं चुकूंगा। तू बता, मेरी जगह तू होता तो क्या करता? नशे की झोंक में वीरेंद्र बोला। मैं उसके माता पिता को समझाते हुए कहता कि वे बच्ची के सामने मर्यादित व्यवहार करें, और रही बात आज की, इसके बारे में जब भी मैं इसको यहाँ उतरते हुए देखता हूँ तो मेरी अपनी बेटी की झलक मुझे इसमें नजर आती है। रमन की आंखों में वात्सल्य का भाव आ गया था। वीरेंद्र की आंखें पल भर के लिए झुक गई थीं। तो दोस्तों, इसमें दोषी कौन है? तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परवाह उसकी कर जो तेरी परवाह करे, जिंदगी में जो कभी तन्हा ना करे। जान बनकर उतर जा उसकी रूह में, जो जान से भी ज्यादा तुझसे प्यार और वफा करे। तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। तन्हाई में मुस्कुराना भी इश्क है, तन्हाई में मुस्कुराना भी इश्क है।